तो चार धाम यात्रा का सभी को बेसब्री से इंतजार होता है और चार धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। यानी कि 10 मई को तीन धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलने जा रहे हैं और इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री जो है बैठकें ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी ये देख रहा है कि किस तरीके से कौन सी ऐसी कमी थी जिसको दूर किया जा सकता है। आगामी जो यात्रा होगी किस तरीके से उसे सुदृढ़ किया जा सकता है और भी ज्यादा आसान किया जा सकता है लोगों के लिए। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। नवीन पिरसाली जी, यात्रा सीजन आने को है, तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। पिछली बार क्या कमियां आप लोगों को लगी थी जो इस बार आप लोगों को लगता है कि उसे ठीक किया जाना चाहिए? देखिए, पिछली बार एक रिकॉर्ड रहा। जितने यात्री यहाँ पर आए चार धाम यात्रा के लिए, एक रिकॉर्ड था अपने आप में उस वक्त। उसको देखते हुए इस बार सरकार ने और ज़्यादा तैयारी की है, क्योंकि इस बार भी उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा यात्री इस बार उत्तराखंड में आएंगे। और इस बार जो हमने किया है, सरकार एक तो मुख्यमंत्री धामी जी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, खुद उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। और इसमें नई चीज़ दिव्या जी इस बार ये होने वाली है कि जो रास्ता, लंबा रास्ता होता है, पैदल का रास्ता होता है, और उस रास्ते को सीसीटीवी से कवर किया जाएगा, ताकि कोई अगर कोई घटना होती है तो उसका वहाँ पर तुरंत संज्ञान लेने के लिए सही रहेगा, डिसीजन लेने के लिए सही रहेगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी समय बीच में कभी बारिश होती है, मौसम का जो हाल है, उनको लाइव जाना चाहिए उनके मोबाइल पर, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो मोबाइल लिया जाता है उस मोबाइल पर इंफॉर्मेशन देने की तैयारी हो रही है कि आगे रास्ता कैसा है और आगे क्या क्या मुसीबतें हो सकती हैं, मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, ताकि उनकी यात्रा में कोई बाधा ना रहे। और उनको जो भी अतिरिक्त सुविधाएं होती है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वहाँ पर रहने के संबंध में हो, या रास्ते की जानकारी देने के संबंध में, वो सारी जानकारियाँ उनके मोबाइल पर दी जाएंगी और सरकार की वेबसाइट पर भी रहेगा। तो इस बार यात्रा के लिए पूरा पर्यटन विभाग के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और उच्च अधिकारियों को वहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं रास्ते में सारी बंदोबस्त करने के लिए, ताकि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो पाएं और यात्री जो भी आएँ और बड़े अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये दुनिया की पवित्र यात्राओं में से एक यात्रा है, चार धाम यात्रा, और जो उत्तराखंड के लिए हमारे लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि देवभूमि में ये यात्रा और भी प्रसिद्धि पाए, और ताकि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और आते रहें और ये संख्या बढ़ती रहे, और सरकार उसके लिए पूरी व्यवस्था बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस ने समय समय पर चारधाम यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बार की जो चारधाम यात्रा होने वाली है, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? देखिए, पिछली बार की चारधाम यात्रा में दिव्या जी बहुत ज्यादा कमियां थी, हम्म। जिसको बार बार हम पूरी यात्रा सीजन तो जो था वो कमियां गिनाने में और कमियों को पूरा कराने में ही लग गया, पर कमियां पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अभी सरकार के पास पूरा समय है, तो मैं निवेदन करूंगा, अगर सरकार तक हमारी बात पहुंचती है तो सबसे पहले तो वीआईपी कल्चर इनको खत्म करना चाहिए। पिछली बार भी देखा गया था, बहुत ज्यादा वीआईपी कल्चर इनके लोग आते हैं और उनकी वजह से आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। भगवान के द्वार में चाहे छोटा बड़ा कोई नहीं होता, नेता अनुता ये सब लोग अपना ठीक है, अगर आप वाकई दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप ईमानदारी से दर्शन कीजिए, जैसे सब लाइन में लगे हैं आप भी लगिए, ना कि वीआईपी कल्चर। ये सिस्टम पूरी तरह से चारधाम यात्रा के अंदर बंद होना चाहिए। दूसरा, पिछली बार चारधाम यात्रा में देखा गया था कि जगह पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं थी, पार्किंग की बहुत व्यवस्थाएं थी। स्मार्ट सिटी के नाम पर बद्रीनाथ के अंदर पूरा खोदा हुआ था, बहुत बुरे हाल में था। तो अगर जो भी व्यवस्थाएं आपको बनानी है, 2 महीने का समय है, आप व्यवस्थाएं बनाएं, उस टाइम पे खोदने का, तोड़ने का, जोड़ने का काम ना करें। दूसरी बात और तीसरी बात हमने देखी थी, चौपर की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी। जो यात्री बाहर से आया, बॉम्बे इधर उधर से जो आया, कई बुजुर्ग लोग थे, वो चौपर की प्रॉपर व्यवस्था न होने पर, उनके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ना हो पाने के कारण वो यात्रा करने जा ही नहीं पाया केदारनाथ। तो उस तरह की परेशानियां ना हो, पूरी व्यवस्थाएं हो। रजिस्ट्रेशन के नाम पर पिछली बार बहुत ज्यादा परेशान किया गया था। रजिस्ट्रेशन आज खुल गया, आज बंद हो गया, ये सब चलता रहा। और जो लोग रजिस्ट्रेशन कराकर आए भी थे, वो लोग भी परेशान हुए कि रजिस्ट्रेशन करा के फायदा ही क्या हुआ, ना कोई नंबर, ना कोई सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं था। जो जहां घुस रहा, जैसे घुस रहा, सब स्थिति ऐसी जो वीआईपी कल्चर की वजह से खराब होती है, उस तरीके का सिस्टम बना हुआ था। इस प्रकार कई खामियां थी। पिछली बार पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। आप देखिए, पूरा ऋषिकेश में 4-4 6-6 घंटे जाम लग जा रहा था, ठीक पार्किंग है। की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की थी। तो बहुत अवस्थाएं थी, वो मैं आगे आपको गिनाऊंगा। तब तक
कमिट ऑल्सो। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या उम्मीद इस बार की चारधाम यात्रा से जता रहे हैं? देखिए दिव्या जी, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए यात्रा का शुभारंभ होना बहुत अच्छा संकेत है। पिछली बार 55 लाख से ज़्यादा यात्री सरकारी आंकड़ों में यहाँ आए। आर्थिकी के लिए भी रहा, श्रद्धालुओं के लिए भी सही रहा, मगर जो पिछले अनुभव थे, यदि उसमें सुधार होगा तो ये 55 लाख से करीबन 70-75 लाख जाने की संभावना है, जैसे न्यूज़ से पता लग रहा है। अब सवाल खड़ा होता है, पिछली बार यात्रा की अव्यवस्थाएं, सरकार ने जरूर कहा कि हमारी यात्रा सफल रही, 55 लाख लोग आए, मगर जितने भी यात्री आए वो रजिस्ट्रेशन के मामले में बहुत उन्होंने आपत्तियां दर्ज करी, और ऋषिकेश से जो जाम लगा, सरकार की सारी व्यवस्थाएं टाएं टाएं फिस हुई। फिर सरकार ने यात्रियों को जो फिरकी बनाया, वो ऋषिकेश नेपाली फार्म से भान्यावाला, भान्यावाला से डोई होते हुए तुम्हारे को नटराज चौक, और फिर नटराज चौक से भी घुमा दिया, फिर पशुलोक से फिर यमकेश्वर से होते हुए वहां निकाल रहे। कहने का मतलब है मात्र 15 मिनट का सफर ऋषिकेश में 2.5 से 3 घंटे लगा। उससे क्या हुआ, बड़े अखबारों के माध्यम से उत्तराखंड की बड़ी चिचीली हुई। रही बात दूसरी, केदारनाथ में 7-7 घंटे का जाम, जबकि ऑल वेदर रोड एक वेदर नहीं झेल पाई पिछली यात्रा में। हर जगह सड़कों का टूटना रहा, जिससे यात्री सड़कों पे फंसे रहे। बहुत अफरा तफरी में चीज, पानी की बोतलें महंगी मिलना, खाना महंगा मिलना। चलो ये पिछले साल की बात है। अभी वर्तमान में दिव्या, इस समय नीलकंठ यात्रा चल रही है, कावड़ है। हरिद्वार में आज से ठीक 3 दिन पहले जो नजीबाबाद से लोग आ रहे थे, वो हरिद्वार पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग रहे थे उनको। सरकार को बोलना पड़ा कि जो नजीबाबाद वाले रास्ते से आ रहे हैं, वहाँ सरकारी कार्य चल रहा है, सड़कें संकरी हैं, कृपया आप जो है उस रास्ते को ना पकड़ें, यानी कि मेरठ के रास्ते से आए। कहने का मतलब है, पिछले साल के बाद इस साल अभी तक धरातल पे ना तो श्यामपुर खदरी का पुल ठीक हुआ जी, ना यमकेश्वर का जो सिंचाई विभाग वाला रोड है, बसुलोक वाला, उस रोड का चौड़ीकरण हुआ। वैकल्पिक व्यवस्था वहां पे भी ठीक नहीं है। और अभी जब सही नहीं है, जब यात्रा पीक पे आएगी, तो जो पिछली बार का अनुभव यात्रियों को था, सेम अनुभव उसी तरीके का होगा। कौन डॉक्टर होगा? हर यात्रा में हार्ट अटैक से, ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्रियों की मृत्यु होती है। इस पर अभी तक कौन स्पेशल डॉक्टर जो है बद्रीनाथ केदारनाथ में तैनात किया जाएगा, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, ना सरकार बताने को तैयार है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड हर वर्ष, इन 24 वर्षों में जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें हर वर्ष आप देखेंगी अव्यवस्थाओं का अंबार लगता है। हर यात्रा में सरकार कहती है हम बहुत सुदृढ़ करेंगे, जो कुछ कमियां रह गई इसमें सुधारीकरण करेंगे, मगर अभी तक सरकार की तरफ से यात्रा में क्या सुविधा सरकार ने बढ़ाई है, क्या सड़कों का चौड़ीकरण किया है, क्या श्यामपुर में पुल की व्यवस्था की है। कहने का मतलब है, हमें डर लगता है कि अब की बार फिर कहीं वो स्थिति ना आए कि जरा सी बरसात हो और फिर सड़कें जाम और यात्री परेशान, क्योंकि 75 लाख से ज्यादा आदमियों के आने की संभावना महसूस हो रही है। और जब हम 44-50 लाख लोगों को ही सही तरीके से यात्रा नहीं करा पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ये दिव्य और भव्य ये सब धरा का धरा महसूस हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार यात्रियों को ध्यान रखते हुए इस यात्रा को सुचारू चलाए, ताकि उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत हो। मगर लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत से मजबूर है। ये सुविधाओं की जगह कम, कमीशनबाजी में ज्यादा है, जिस कारण उत्तराखंड के अंदर इन 1 वर्षों में, देखिए बड़ी चिंता का विषय है, केदारनाथ में सोना चांदी कैसे हुआ, इस पे कुछ नहीं। कौन QR कोड लगा के पकड़ा गया, कोई इसका पता नहीं। कहने का मतलब है, अपनी अव्यवस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी
इस बार ना उलझे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, पिछली बार की जो यात्रा थी, उससे पहले की जो यात्रा थी, क्योंकि कोविड काल के बाद से बड़ी बड़ी यात्राएं रही हैं आंकड़ों के लिहाज से, इस बार आपका एनालिसिस क्या कहता है उन यात्राओं के मुकाबले? इस बार तो यात्रा बहुत ज़्यादा आंकड़े पार करेगी, ऐसा विश्वास है, क्योंकि सड़कें लगभग ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ सड़कों का पिछली बरसात में, और सही कर दी गई है। जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी सरकार सही करेगी। कुछ चीज़ें हैं जो हमको, हमारी सरकार को या पिछली सरकारों ने, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है उसको भी अच्छे काम करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं जब पहली बार जम्मू कश्मीर गया ना, तो हम तो ग्रास रूट के लोग हैं, हमने कहा यार होटल में कहाँ, धर्मशाला में रुकते हैं। इतनी सुंदर, इतनी सफाई और खाना फ्री जम्मू में, तो हम लोग कब अपने उत्तराखंड में इस तरह का पर्यटन को बढ़ावा देंगे? क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ पे कोई धन्ना सेठ या कोई पैसा वाला आदमी, जो धार्मिक पर्यटन है वो बहुत ग्रास रूट का होता है। हमेशा जो धार्मिक पर्यटन होता है वो बिल्कुल जोड़ तोड़ करके लाता है कि मुझे इतने में वहाँ जाना है, और वो बहुत आम आदमी है, हमारे देश का आम व्यक्ति है, और उसको सुविधा देने की जरूरत है। और हमारे जो उत्तराखंड के जो चारों धाम है, चारों धामों के आप रूट पे जाओगे तो चारों रूटों में सबसे बड़ी समस्या होटलों की बड़ी समस्या आती है। क्योंकि जो हमारे पब्लिक, हमारे स्थानीय लोगों ने जो होटल बना रखे हैं वो उतने पूरे नहीं हो पाते हैं, और अगर पूरे हैं भी तो उसमें से आधा से ज़्यादा जनसंख्या वाले होटल जो है साफ़ सुथरे नहीं हैं। कि प्रॉपर जो होटल व्यवसाय से लोग जुड़े हुए लोग हैं या जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ कभी भी सरकार ने इंस्ट्रक्शन नहीं किया है कि हम कैसे परोसेंगे। जबकि हमारे उत्तराखंड के लोग तो पूरी दुनिया में होटल लाइन के लिए जाने जाते हैं, और जाते हैं तो उनकी एक अपनी पहचान है, पर वो लोग यहाँ नहीं है, वो तो चले गए, लेकिन उनके अंश और उनके परिवार के लोग, जो खून है वो तो यही है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार से अपेक्षा की जाती है कि जब हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, लाइजनिंग का पैसा है, ट्रेनिंग का पैसा है, तो हम किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो हम कहते हैं कि होटल और हॉस्पिटलिटी पे जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ सरकार को ऐसा एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि हमारी जो 6 महीने की यात्रा है 1 करोड़ की जनसंख्या पार करे। वो बेनिफिट्स है, जितने यहाँ लोग आएंगे, लोग यहाँ से जाएंगे, वो स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार देगा और लोगों में दिक्कत नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय होना चाहिए, बिल्कुल। बजाय जो दूसरे काम जो पॉलिटिशियन जो लोग करते हैं, जो सत्ता में लोग रहते हैं, वो दूसरे कामों को भी ज्यादा उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन हमारे पर्यटन व्यवसाय के लिए प्रॉपर पॉलिसी कानून भी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चलो कोई नहीं, पर्यटक आ रहे हैं, 4 धाम यात्रा खुल गई, देवता के नाम पे सब कुछ हो जाए, भगवान के नाम पे तो होगा, भगवान के लिए नाम पे तो होगा ही, क्योंकि चमत्कार तो हमारे उत्तराखंड के देवताओं ने दिखाया कई बार, नो डाउट। लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुविधा पे अभी ध्यान नहीं दिया गया है। जो पिछले दिनों की कमियां हैं, उस एक और कमी सामने पे आई पिछले साल जो खच्चर की जो यूनियन थी केदारनाथ में, बेसिकली केदारनाथ में खच्चर यूनियन की जो एजेंसी थी, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो जम्मू कश्मीर की थी, यहाँ की नहीं थी, और मुजफ्फरनगर साइड के कुछ लोग थे, उनकी कोई एजेंसी थी वो। तो उसे क्या पता कि किसका खच्चर, कौन उत्तरकाशी का, कौन केदारनाथ का, कौन रुद्रप्रयाग का, कौन चमोली का, कौन ऋषिकेश का, कौन यमकेश्वर का, कौन पौड़ी का। तो वहाँ इतना घालमेल हुआ कि आधा खच्चर वाले जो दूर से जाते थे वहां सुविधा देने के लिए, उनको वापस आना पड़ा, उनका खच्चर रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। तो स्थानीय फर्म, मुझे नहीं लगता है कि स्थानीय स्तर पे कोई फर्म नहीं है, बहुत सारी एजेंसियां हैं काम करने के लिए। मैं तो कहता हूं जो हमारी टैक्सी यूनियन है, जो 24 घंटे पहाड़ की रीढ़ की हड्डी कहे जाती है, ठीक है छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो टैक्सी यूनियन का ये काम दिया जाए तो वो भी खुश रहेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह का कुछ मतलब मैकेनिज्म हमको सुधारना पड़ेगा, और टूरिस्ट यहाँ आना चाहिए, 4 धाम यात्रा यहाँ होनी चाहिए। हम तो ये निवेदन करेंगे कि धाकड़ धामी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो नया एक शुरू करे। 4 धाम यात्रा क्या, 4 धाम यात्रा को साल भर तक रखा जाए, उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। नवीन पिरसाले जी, प्रशासन की तैयारियों पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन जैसा प्रेम पंचोली जी ने कहा कि होटल लाइन में और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करना चाहिए, तो इसी से एक बात याद आती है कि होम स्टे की योजना आप लोगों ने बहुत प्रचलित की थी कि पहाड़ में होम स्टे योजनाएं हैं, और ऐसे समय पर जब इतने लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और होटल कम पड़ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि GMVN के साथ उन
जो होम स्टेज है उनको जोड़ देना चाहिए कि वो अपना एक अलग से सोर्स बना सके, उनको कमाई भी हो सके और लोगों को आसानी भी हो सके, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर पहाड़ में आए तो वहां का भोजन मिल सके, घर का माहौल मिल जाए, तो वो और एक यादगार मोमेंट हो जाता है। जी दिव्या जी, आप सही कह रहे हैं कि जीएमवीएन के साथ अगर हम सभी होम स्टे और छोटे मोटे होटल्स को अगर एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो बुकिंग के लिए आसान होगा और यात्रियों के लिए भी सही होगा। और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सरकार सभी होम स्टे एसोसिएशन से भी बात कर रही है, जीएमवीएन से भी बात कर रही है, तो सभी लोगों की बैठक करके उनसे बात करेगी किस तरह से इस व्यवस्था को सही किया जाए। और जैसे कि पंचोली जी ने एक बात कही कि खच्चर व्यवस्था जो पिछली बार थी उसमें कुछ खामियां जो आई थी और उस खामियों को दूर करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है ताकि वहां पर कोई नुकसान खच्चरों का भी ना हो और यात्रियों को भी परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और पैदल मार्ग में सफाई का एक विशेष ध्यान के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि पैदल मार्ग जो है उसमें हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए, शौचालयों की व्यवस्था सही होनी चाहिए और साफ सुथरे होने चाहिए। अब स्वास्थ्य की भी बात यहाँ पर आई। स्वास्थ्य के लिए जो जीएमवीएन के जो सारे होटल्स हैं, सरकार के जितने अतिथि गृह हैं, वहाँ पर छोटे छोटे हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। वहाँ पर ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो भी फर्स्ट एड की जो व्यवस्थाएं होती है वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर मिलेंगी और कदम कदम पर इन व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जाएगा। ये इन सब बातों पर विचार करते हुए सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है और इस महीने के अंत से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कई माध्यमों से होगा तो इसलिए अब इस बार दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है। और लेकिन यह है कि वहां पर कितनी जो बुकिंग है, जो रजिस्ट्रेशन है और वहां कितनी कैपेसिटी देनी है उसका एक आकलन लगाया जाता है। कई बार रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन रोकना भी पड़ता है ताकि वहां भी एक सीमित मात्रा है, ये नहीं कि ऊपर जाके ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं पर कोई चौक हो जाए रास्ता। तो हम इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और नियमित चलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो बरसात आई थी, एक दो जगह लैंडस्लाइड भी अभी हुआ है इस रूट पर और वो तुरंत हाथों हाथ उसको ठीक किया गया है। तो पूरी निगरानी रखी जा रही है, चाहे ड्रोन से हो, चाहे सीसीटीवी से हो, चिकित्सा के संबंध में हो, हर तरह से सरकार इस यात्रा को अत्यधिक सफल बनाने के लिए पूरे कदम उठा रही है, कमर कस चुकी है। तो आप देखेंगे कि इस बार बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस यात्रा का आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड की तरफ आएंगे। अच्छा, यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ज्यादा से ज्यादा मशीनरी आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो चुनावों की तैयारी में भी रहेगी। तो ऐसे में यात्रा और चुनाव कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा और कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारी जो लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रहे होंगे वो उतना समय जो है यात्रा को भी दे सके? देखिए, चिकित्सा विभाग है वो चुनाव में नहीं लगता है, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। पर्यटन विभाग को छूट दी जाएगी चुनाव की ड्यूटी से, वो इसमें काम करेंगे। और पुलिस हमारे में ठीक मात्रा में है, पुलिस अपना काम करेगी क्योंकि चुनाव वाले दिन अलग व्यवस्था होगी, बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेज मंगाई जाएंगी, दूसरी फोर्सेज मंगाई जाएंगी। यहाँ की पुलिस को रिजर्व में रखा जाएगा, वो केवल यात्रा के लिए ज्यादातर ध्यान देंगे और उनका फोकस मेन इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने का होगा। तो इस प्रकार से सरकार पूरी व्यवस्था पहले से कर चुकी है। इस यात्रा का पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका है, तो उसमें सारी व्यवस्थाएं अभी तक बेहतरीन दिख रही हैं और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आपने कुछ पॉइंट्स गिनवाए थे शुरुआत में अपने वक्तव्य में जब आपने कहा था कि ये कमियां थी जिन पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस ने समय समय पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने बैकलैश करते हुए कहा है कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आप बेफिजूल के आरोप लगाते हो। तो क्या इस बार कांग्रेस तैयार है, आपके पास पॉइंटर्स हैं कि आप पेश कर सके वर्सेस में कि हमने ये कहा था और इसका ये प्रूफ है? मुद्दे किस टाइप के चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? दिव्या मैडम, इतना सब कुछ हो रहा है देश के अंदर, इतने घोटाले हो रहे हैं, इतनी बेईमानी हो रही है, चोरी चक्कारी हो रही है और आप कह रहे हैं मुझ पे मुद्दे ही नहीं है। इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पैसा खा रही है जनता का, आप कहते हैं मुद्दे नहीं है। आज आप देखिए हर जगह लोग पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टियों में पैसे दे के खरीद फरोख्त किया जा रहा है, आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं है। अंकिता हत्याकांड में जो ब्रजेश नेगी है वो जो उनका साथ दे रहा है अंकिता की माँ बाप का, उसको जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। पहले इन वाले मुद्दों पे आ जाती है, यात्रा के कितने बताऊं? मैं यहाँ पर एक बात ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये डॉक्टरों को वहाँ नेगी रखते की हैं गिरफ्तारी पर का जहाँ तक डॉक्टरों मामला के है पास वो किसी documents कंप्लेंट नहीं पे हुआ देते, है, एक्सरे की कोई मशीन
मशीन नहीं कोई है, जो सीटी स्कैन की मशीन कोई नहीं जो है, व्यक्ति हैं, एमआरआई की मशीन नहीं है, ऐसी दवाइयां नहीं है, एससी तो एक्ट के डॉक्टर क्या अंदर उस करेगा पर हाथ कार्रवाई से? हुई है, वो किसी की इनके रिपोर्ट पास पर हुआ है, तो डॉक्टर ये को कांग्रेस तो को मैं आप क्लियर दूसरा करना डॉक्टर चाहता हूँ, रख यहाँ पर लेंगे, भ्रम फैलाने की पर स्थिति ना व्यवस्थाएं करें। कुछ नहीं देंगे। रिपोर्ट को इस तरह अच्छी का तरह से एक पढ़ें, काम कर एफआईआर को रहे अच्छी हैं। तरह से पढ़ें, अब पूरे उसको इस रास्ते घटना से में जोड़ने का केदारनाथ काम के ना करें, रास्ते कांग्रेस अफवाह में ना फैलाए। घोड़ों ने गंदगी की रहती है, उनको सफाई कर्मचारी नहीं है। इतने सारे बाथरूम अगर बनाते हैं, उसके नाम पर पैसा खा जाते हैं, पर उसको साफ करने के लिए कर्मचारी अपॉइंट नहीं करते, उसमें कोई जा नहीं सकता, इतनी गंदगी उसके अंदर होती है। आपको क्या मैं चाहिए? सुझाव यहाँ पर देना चाहता हूँ देश इनकी के बात पर, अंदर, अगर राज्य के इसमें कांग्रेस अंदर वॉलंटरी भारतीय अगर जनता सर्विस करना पार्टी चाहे तो से स्वागत है इनका। सिर्फ परेशानी ही कार्यकर्ता परेशानी है और कुछ है ही नहीं। अच्छा आशीष जी, ऐसी आप लोगों मुझे के तो लिए लगता है आप आशीष जी, लोगों के लिए देखिए एक उत्तराखंड तो हम इन्विटेशन सबका है। है, पानी उत्तराखंड की में भाजपा बोतल कांग्रेस तो है नहीं केदारनाथ कुछ के ऐसा कि अंदर उत्तराखंड 80 ये तो रुपए की देवभूमि बेची सभी की, जाती आप है। भी यहाँ के निवासी, 80 हम भी रुपए यहाँ की पे के बोतल निवासी लेने हैं, के बाद तो अगर आदमी आप वॉलंटरी चिल्लाता है सर्विस कि करें, पानी 20 रुपए 1000-2000 का कार्यकर्ता या किसी 80 साफ रुपए। सफाई की व्यवस्था में लगा दे इतनी तो ज्यादा अव्यवस्था बेहतर रहेगा। है, अगर रेट आप पर समझते हैं सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार ने सारी होटल्स व्यवस्थाएं में की कोई है, आशीष जी, कंट्रोल आप अगर नहीं सुन कांग्रेस पा रहे हैं? आशीष जी, आपको आशीष इन्विटेशन दिया जा रहा है आशीष भाई, भारतीय मैं जनता आपसे पार्टी की ये तरफ प्रार्थना से। कर रहा हूँ कि सरकार ने तो पूरी व्यवस्था कर दी, बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, फिर भी कांग्रेस को कहीं पर अगर व्यवस्था कम आई तो 2-3 हजार अपने कार्यकर्ता लगा दो, अगर हैं तो आपके, क्योंकि आपके पास उतने कार्यकर्ता है भी नहीं। क्यों कैसे आपने करोगे? सिर्फ चुनाव में लगा दिए अपने कार्यकर्ता चुनाव में लगाओगे या फिर क्या, आपके कैसे पन्ने करोगे? जो हैं सिर्फ चुनाव के लिए रखे हुए हैं, ये नहीं लगाएंगे आप। इनकी कोई वही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, नहीं यही है। तो बोलो, हमें हमारे कह तो रहे हैं, हम करेंगे, लगाते हैं। ठीक है। हमारे हमको हमारे तो लगाएंगे कर और रहे हैं, आपको अच्छी हमारे करते तरह रहेंगे। से बस हम आगे बात यहाँ आप पर लोग दिव्या जैसे लोगों जी, को जहां अच्छी काम तरह की से बात आती है, आईना जहां दिखाने सहयोग का की बात काम आती है, करेंगे। बैकफुट पर चले जाते एक-एक हैं। अव्यवस्था के इनका बारे में मकसद आपको केवल बताइए, अब 2-3 केवल छोड़े। मुद्दा उठाना है, हमारे ठीक है, उत्तराखंड केवल यात्रा मुद्दा में उठाना ठीक है, है, केवल प्लीज चर्चा में आना वाद है। विवाद में मत फंसिए यहाँ आप पर दोनों। यहाँ पर इनका मकसद इस यात्रा को सफल आशीष बनाना जी है। और पिरसाली जी, प्लीज वाद विवाद में मत फंसिए। आशीष आशीष जी, हम चलने नहीं देंगे। लेकिन भारतीय यात्रा जनता नहीं चलने पार्टी दोगे ने आप? हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आपकी हमेशा ये बदमाशी कहा क्या है सुन कि रहे हो यार? यात्रा- सुनना तो एक सीखो। मिनट, एक इन मिनट। डॉक्टरों से पहले अपना इलाज कराओ। आशीष मैं तो जी, यात्रा मेरी चलाने बात की सुन अपना इलाज लीजिए। कराओ इन आशीष डॉक्टरों जी, से। सवाल सुन अगर लीजिए। डॉक्टर है तो अपना और इलाज जी, कराओ। यात्रा चलाने की बात हो रही है यहाँ पर। आशीष जी, आप नहीं तो लोग हम हमेशा आपको जब कह रहे हैं, आपकी सवाल बदमाशी उठाते नहीं हैं, चलने देंगे हम। आशीष जी सवाल सुन लीजिए। आप जब सवाल उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आप पे ही बैकलैश करती है, तो ऐसा क्यों है कि आप लोग वो व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता नहीं फैला पा रही है? तो ऑपोजिशन भी कर सकता है ना सर। सुन तो रहे मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी बदमाशी नहीं चलने देंगे, ये कह रहा है आप यात्रा नहीं चलने देंगे। अरे इतने बदमाश और झूठे लोग हैं, कुछ भी झूठ इनसे बुलवा लो, इनसे कुछ भी, किसी की जो वीडियो काट के कुछ और वीडियो डलवा लो। इन लोगों का काम सिर्फ जनता के अंदर भ्रम पैदा करना है। और मैडम अगर व्यवस्थाएं होती तो पिछली बार फेसबुक के माध्यम से हमने देखा, जो बाहर से लोग आए गालियां देके गए। उत्तराखंड में ऐसे हमने सोचा क्या व्यवस्था होगी या क्या व्यवस्था है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपने सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपको फैसिलिटी दें। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसमें चाहे लाइन में न लगना पड़े, या किसी बस की फैसिलिटी, पार्किंग, कुछ तो फैसिलिटी दो। सिर्फ तो क्या रजिस्ट्रेशन हो कांग्रेस की गया, तरफ से अब ऐसी रजिस्ट्रेशन कोई बंद हो गया, व्यवस्था बस है काम खत्म। सर? आप भी नागरिक हैं इस प्रदेश के, अगर कोई बता तो रहे हैं कंप्लेन हम। करता है तो क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि आप लोगों को उस समय मदद कर सके या उनको कह सके? क्योंकि अगर उत्तराखंड के लिए कुछ गलत कहा जाता है तो ये हमारे लिए भी एक बहुत शर्मसार बात है। अच्छा मैडम, दिव्या मैडम आप बताएं, पार्किंग की व्यवस्था हम करेंगे कि सरकार करेगी? पर आप जो सहयोग जाम तो कर लग रहा सकते हैं। है पर आप सहयोग ऋषिकेश तो के कर सकते अंदर, हैं, विपक्ष के तौर पर तो सहयोग तो मतलब कर सकते हैं। हम पुलिस की ड्रेस पहन के हम वहां पे खड़े हो जाएं, कैसे सहयोग? बड़ी मुश्किल है। हम जो कर पा रहे हैं सहयोग हम करते हैं। आप तक देखिए, सरकार के पास पूरा तंत्र होता है, सरकार के पास सारे विभाग होते हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी क्या हम लगवा सकते हैं वहां पे? क्या एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हम रखवा सकते हैं वहां पे? क्या पार्किंग की व्यवस्था हम दे सकते हैं? ये काम सरकार का है। आप देखिए, पहली बार ऐसे लोग देखे जो विपक्ष से पूछ रहे हैं आप क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अरे आपने साफ सफाई की बात की, साफ सफाई तो कांग्रेस कर सकती आप है। विपक्ष से पूछ रहे हैं कि आप रास्ते क्या तो व्यवस्था साफ कर करेंगे? सकते हैं आप। बताएं, कुछ विपक्ष तो कर व्यवस्था सकते करेगा हैं। कि सरकार? भाई आप डॉक्टर नहीं डॉक्टर कर सकते, आप आपकी एक मशीन आप डॉक्टर की आप क्या आशीष सहयोग दे जी, सकते आशीष जी, हैं? आपकी आपकी बात पार्टी से क्या इत्तेफाक सहयोग दे कौन सकती करेगा? है? आपकी बात से हम मैं करेंगे इत्तेफाक क्या? रखती हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि व्यवस्थाएं करना सरकार का काम होता है, लेकिन अव्यवस्थाएं अगर है तो सरकार तक वो बात पहुंचाना, उसको सुनिश्चित करवाना भी तो आप कर सकते हैं विपक्ष के तौर निश्चित पर। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से सारी वही बातें बता रहे हैं। अभी शुरू नहीं हुई यात्रा, और हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ पॉइंट्स गिना रहे हैं ठीक कि है। ये दिक्कतें थी, ये सही करना। हमने आपके अस्पताल, वहां डॉक्टर 4 अगर आपने बैठा दिए, पर अगर आपने उनके पास मशीनें नहीं दी, सीटी स्कैन की नहीं है, एक्सरे की नहीं है, दवाइयां नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा मैडम? डॉक्टर पानी दे के इलाज नहीं कर सकता, या मंत्र फूक के इलाज नहीं कर सकता है। डॉक्टर को सामान चाहिए। इलाज कैसे उसका इलाज किया जाएगा? जब तक उसका ब्लड टेस्ट नहीं होगा, जब तक एक्सरे नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, क्या व्यवस्था कर लेगा? तो हम कह रहे हैं आप डॉक्टर्स की अगर व्यवस्था करते हैं तो साथ में उसके इक्विपमेंट्स की भी व्यवस्था करें।
ठीक है। सड़कें इतनी टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पे सड़कें व्यवस्था टूटी हो पड़ी चुकी है। है। इनको जल्द से डिपेंड भी है, जल्द डॉक्टर जो भी है। मलबा सड़क में आ रखा है उस मलबे को हटाने का काम जल्द से जल्द करें। वो मलबा सड़क से हटना चाहिए। ठीक है, शांति व्यापारी प्रसाद आपके खिलाफ धरने पर बैठ जाता है, व्यापारी से पहले ही बात कर लो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या नहीं होनी चाहिए, ये पहले ही बात करो कि व्यापारी सड़क पर धरने पर ना बैठे। ये बात तो इनको करनी है, हमें थोड़ी करनी है। हम आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। नौटियाल आप जी, उस पर सरकार काम बात कर करेंगे, चुकी है। कोई तो आपके पास निश्चित हमारे वैलिड पॉइंट है तो आप उत्तराखंड का उसको नाम कीजिए। होगा। मीन मेघ निकालने की कोशिश ना कीजिए। इस ठीक है, यात्रा को आशीष जी सफल आऊंगी बनाने में आपके पास सहयोग आऊंगी। करना ठीक है, शांति सरकार प्रसाद का। भट्ट जी, ये उम्मीद हम आपसे लोग की ने जा बहुत सकती है। सारी तस्वीरें देखी थी और ये कहा जा रहा था कि फेसबुक के माध्यम से चाहे वो घोड़े खच्चरों के साथ बदसलूकी हो या फिर बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ घोड़ा खच्चर जो संचालक हैं उनके द्वारा की गई बदसलूकी हो, ये तमाम ऐसे वीडियोज हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों को शर्मसार करते हैं, इस प्रदेश को शर्मसार करते हैं। आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह गई, हमारे लोगों में या फिर प्रशासन के इंतजामों में? बहुत सही सवाल किया दिव्या आपने। देखिए, इन 24 वर्षों में इस राज्य के अंदर सरकार किसी की भी रही हो, सबको मालूम है यात्रा ने तय समय पर चलना है और 6-7 महीने कम नहीं होते। 6-7 महीने यात्रा चलती है और ना सिर्फ उत्तराखंड का, पूरे भारत की आस्था का केंद्र है उत्तराखंड। ऐसे में अव्यवस्थाएं हर वर्ष खबरें छपती हैं। उसके बावजूद समाधान का जब सवाल आता है तो कहां सत्ता उदासीन हो जाती है, ये बात समझने की है। देखिए दिव्या, अभी आपने एक हफ्ते पहले अखबार में देखा होगा 65,000 सरकारी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। आप पीडब्ल्यूडी के मुखिया के पास जाइए, वो बोलता है भाई साहब आदमी नहीं है, क्या करूं, बेलदार नहीं है, कहां से कराऊं सफाई। आप डॉक्टरों के पास चले जाइए कि भाई साहब डॉक्टर ही नहीं है, क्या करें, इमरजेंसी में भेजना पड़ता है। अब जो डॉक्टर नियुक्त है देहरादून में या चमोली में, वो चिट्ठी लिख देता है कि भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रहा। आप उसे रोक नहीं सकते। तो मैंने कहा, अब जैसे चर्चाएं होती है, हम राजनीतिक लोग हैं, कल अगर सत्ता हमारे पास आ गई तो समाधान क्या है? समाधान बड़ा स्पष्ट है। यात्रा के लिए यदि 10,000 कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है तो करो ना, आप पैसा लो और उनकी तनख्वाहें दो। मगर जब आप कर्मचारियों का ढांचा पूरा नहीं बनाओगे, पुलिस की स्थिति यह हो जाती है कि वो सड़क में यात्रियों को देखे, वो गिरी हुई खाई में लाशों को देखे, या वो रात की चोरी से की सुरक्षा करे। पुलिस 6-6 काम करती है बेचारी, इतनी कम पुलिस में होने के कारण ना तो डकैती रुक पाती, ना यात्रियों को सही तरह की सुविधा मिल पाती, अफरा तफरी मच जाती है। यदि सरकार यात्रा के लिए स्पेशल कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों की भर्ती कर दे कि आप जैसी यात्रा शुरू होगी आप इन पॉइंटों में तैनात हो जाएंगे, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो फिर पार्किंग के कर्मचारी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सड़क के बेलदार हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, उनके अपॉइंटमेंट ही केवल 4 धाम यात्रा के लिए हो। और जैसे ही 4 धाम यात्रा खत्म होती है वो अपने अपने विभाग में अतिरिक्त ड्यूटी निभाएं, ताकि लोगों को लगे कि यात्रा के बिना 5 महीने अतिरिक्त जनता को लाभ ये सरकार दे रही है। सरकार को पैसे की कमी है क्या? क्यों नहीं उत्तराखंड में कर्मचारियों का ढांचा ठीक करते? और उसके बाद यदि अफरा तफरी होती है तो विभाग का प्रमुख कार्रवाई हो जाएगी उस पर कि भाई तुम्हारे को जिम्मेदारी दे रखी है, नियुक्ति है, आखिर वहां पर यह अफरा तफरी हुई क्यों? जब आप एनडीआरएफ का अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो तो 4 धाम यात्रा के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाकर आप वहां नियुक्ति कर दें। उसके बाद यदि यात्रा में कहीं खलल होता है तो निश्चित रूप से फिर सवाल खड़े होते हैं। मगर जब सत्ता में बैठा सत्ताधीश राजनीतिक बेईमान हो, कर्मचारियों का ढांचा ना सही करना चाहता हो, अब इसके पीछे कारण पे आ जाओ, क्यों ऐसा कर रहे होंगे? जितना कर्मचारियों का ढांचा कमजोर होगा उतने घोटाले बड़े प्यार से होंगे। हमने देखा है ना कि घोड़े खच्चर ठीक नहीं हो रहे,
बुलाओ जम्मू कश्मीर की एजेंसी को, 2 रुपए का काम 2 लाख में कराओ। उसके बाद जब घोड़ों के साथ अत्याचार हो तो अखबार में छपे कि नहीं नहीं हम सुधार करेंगे, लोकल परेशान होंगे। उसके बाद पता लगा घोड़े खच्चर में ही 50 लाख खा गए। ये जो घोटाले हो रहे हैं इसके पीछे मूल कारण है कि कर्मचारियों का ढांचा खत्म कर दो, उसके बाद ठेकेदार रिश्तेदार को दो। आपने कल ही परसों देखिए, भैया विधायक नगर आयुक्त को थप्पड़ मार रहा, मैं विधायक मेरा भाई ठेकेदार, कमीशन खाऊं मैं, माल खाऊं मैं, मार खाए अधिकारी। ऐसी स्थिति भाजपा के शासन काल में होगी तो आप और हम कितनी डिबेट कर ले, 24 साल कम नहीं होते। व्यवस्थाएं सुधार नहीं पा रहे हैं, कारण सिर्फ ये कि जब आप विभाग के कर्मचारियों को ही नियुक्त नहीं करोगे तो क्या यात्रा सुचारू चलाओगे। और जब अव्यवस्था बनेगी तो बड़ा बड़ा सिंपल सा तरीका है, कांग्रेस के शासन काल में क्यों नहीं हुआ, पहले वालों ने क्यों नहीं देखा, दूसरे पे ठीकरा फोड़ो, उसके बाद एक घोटाला करके फिर का बैठ जाओ। ऐसे ही नहीं उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री अरबों रुपए के घोटाले में फंस रहे, 10 रुपए की राजनीतिक हैसियत नहीं और हर दूसरी गली में प्लॉट। बिल्कुल, ये कहां से आया? ये तमाम लोगों की जेब में जो डाका डाल रहे हैं। अगर भाजपा ईमानदार है, यात्रा को सुचारू चलाना चाहती है, तमाम विभागों के कर्मचारियों का ढांचा पूरा कर दे, उसके बाद देखिए कैसे यात्रा सही चलेगी। ये करेंगे नहीं, इसलिए हर साल जो है हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा का समाधान निकलता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मालो माल होती जा रही है। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर कांग्रेस ने अपने वक्तव्य में पहले कहा वीआईपी कल्चर, ये जो वीआईपी कल्चर का जिक्र हुआ जिसमें कहा जा रहा है आम जनता को तकलीफ होती है। पिछली बार हमने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस देखे थे जिसके बाद बैन लग गया था कि आप जो केदारनाथ परिसर है वहां पर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, नो फोटोग्राफी का बोर्ड तक लगा दिया गया। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि आम जनता को एक तरफ फोटोग्राफी नहीं करने दी जा रही, वहीं दूसरी तरफ जो है वीआईपीज के इंटरव्यूज वहां पर लिए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो सकता है कभी? कभी नहीं, एक लाइन में कभी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि इस देश को, आप जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद से पहले जब राजाओं का राज था यहाँ, तब से लेकर के जिन्स तो वही है ना, आगे जो बढ़ रहा है, परंपरा आगे बढ़ रहे, परंपरागत आगे, पुश्तैनी आगे बढ़ रहे लोगों की, तो तब से अब तक वीआईपी कल्चर खत्म हुआ ही नहीं। आप देश के किसी भी धार्मिक स्थल पे जाइए, पूरा का पूरा वीआईपी कल्चर है। आम जनता बिल्कुल मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती है, इतनी आस्था है लोगों की अपनी देवी देवताओं के प्रति, लेकिन हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हुए उनको कभी भी अपने लोगों के प्रति जिन्होंने उनको वोट दिया उनकी कोई आस्था नहीं होती है, कुछ चीज़ उनको लौटाई नहीं जाती है। मैं अभी गांव से जब आ रहा था तो मैंने टैक्सी वाले को बोला कि तू ये ऐसे कंजेस्टेड रास्ते क्यों ले जा रहा है, मेरे गाँव से यहाँ 3.5-4 घंटे लगते हैं आने में। तो उसने कहीं बीच बीच से लाया, तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा भाई साहब ऐसा है ना, गाड़ी आजकल वो हो रही है, क्या बोलते हैं वो, पुलिस जब्त कर रहे पुलिस। मैंने कहा क्यों? कि चुनाव की ड्यूटी है। तो मैंने कहा चलेगा, चुनाव ड्यूटी है तो चुनाव में तो पैसा बहुत है। उसने कहा भाई साहब मुझे 2 चुनाव का पैसा अब तक नहीं मिला, मैं वीआईपी कल्चर के साथ जोड़ रहा हूँ इसको। तो ये परिस्थिति है कि आप कहीं भी कोई बोर्ड लगा दो, अगर वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर चला जाता है या कोई मुख्यमंत्री चला जाता है या कोई विधायक या नेता कोई चला जाता है तो ये सारा दोस्त कर दिए जाते हैं। हमेशा कानून क्या होता है कि जैसे गांधी जी की कहानी सुनाते हैं ना हम लोग की, गुड़ छोड़ दिया उस बच्चे ने, गांधी जी ने बोला कि गुड़ छोड़ दो, क्योंकि गांधी जी को खुद ही अपने आप को तो 7 दिन लगे, 15 दिन लगे गुड़ छोड़ने में। तो हमारे जो ये वीआईपी लोग हैं, जब ये खुद उस कल्चर से हटेंगे ना, जब ये देवता के पास भी लाइन पे लगे रहेंगे, पता लगेगा कि पसीना लगता है, और देवता को जो हमारे देवी देवता हैं उनको भी लगेगा कि हाँ ये आस्था से आया है, ये तो हमारे देवी देवताओं के पास गुण नहीं करते, सीधा जाते धड़ 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 पूजा पाजा ऐसे। मैं एक्टिंग के रूप में कर रहा हूँ इसको। तो ये कि जो हमारे भगवान है वो भी नाराज होते हैं इनसे, पर भगवान इनको श्राप नहीं दे रहा ना, जो इनको श्राप देना चाहिए। तो जो ये कल्चर है, वीआईपी कल्चर है, मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये वीआईपी कल्चर तो मुझे नहीं लगता कि खत्म होगा कभी। हाँ, कुछ चीजें खत्म हो सकती कि जैसे चुनाव में गाड़ियों को हायर कर दिया जाता है, हाईजेक कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, फिर उनको पैसा नहीं देते हैं, तो चुनाव आयोग को पैसा कहाँ गया? क्योंकि चुनाव के लिए तो स्पेशल अलग बजट अलॉटमेंट होता है। ये सवाल उठने चाहिए। दूसरा सवाल ये उठना चाहिए कि जब हमारी यात्रा शुरू होती है तो हमारी यात्रा शुरू होने में होटलों के और तमाम और खाद्य सामग्री के जो दाम है ना, वो सातवें आसमान पे, उसको हम दुगुना तिगुना चौगुना भी नहीं कह सकते, अति हो जाती है। मतलब 20 रुपए की पानी की बोतल आपको 80-90 रुपए में मिलती है, 15 रुपए की या 10 रुपए की चाय, आजकल दोनों चल रहा है। आजकल कुछ होटल वाले 10 रुपए की चाय पिला रहे हैं, कुछ 15 रुपए की चाय पिला रहे हैं, वो चाय भी 95 रुपए की हो जाती है।
अरे इतना ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा तो नहीं है ना भाई। हम तो ये जो ये कीमतों में बढ़ोतरी आती है, इसका एक ही कारण है, हम लोगों ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। जैसे भट्ट जी कह रहे हैं ना, क्योंकि बड़े भट्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा। अगर शांति भट्ट जी उस सदन में होते पहली निर्वाचित सरकार में, तो मुझे लगता है कि सुधर सकती थी व्यवस्था। लेकिन शांति भट्ट जी थे नहीं, वहाँ बड़े भट्ट थे, दिवाकर भट्ट थे, उन्होंने सवाल कभी उठाया नहीं। क्यों, मैं तो सदन में बैठा हूँ, आज भी बैठता हूँ, तब भी बैठा हूँ। तो ये सवाल यहाँ रखते या ये मायना रखता है कि हम जब जिस रूट पे हमारी यात्रा जाती है, उस रूट पे और भी भगवान और भी देवी देवताओं के मंदिर है, बहुत आस्थावान है, जहाँ लोगों की मनोकामनाएं 1 घंटे पूजा करके, 2 घंटे हाथ में दीपक रख करके बड़ी बीमारी खत्म हो रही लोगों की। हमारे पास लिस्ट है उसकी। कभी भी हमारी सरकार ने ये ऐसा नक्शा नहीं बनाया कि इस यमुनोत्री रूट पे, केदारनाथ रूट पे, बद्रीनाथ रूट पे, गंगोत्री रूट पे ये धार्मिक स्थल है, तो इनको कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा कि वहां अभी 100 लोग ही जा पाएंगे, क्योंकि बंट जाएंगे लोग। अब लोगों को सीधा कि केदारनाथ है। आप जब यहां से जाएंगे, कि जब आप श्रीनगर में जाते हैं और श्रीनगर में अलकनंदा के तट पे जब आप 1 घंटे का जाप करते हैं रात को, तो जो महिला कभी मां नहीं बनी, वो मां बनती है। इसके एग्जाम्पल है सामने पे लोगों के। तो ऐसे कौन करेगा? क्योंकि डिपार्टमेंट ने, जैसे शांति प्रसाद भट्ट ने कहा, तो जब हमारी पूरी आर्थिकी इसी चीज पे टिकी हुई है, तो हमारी सरकार, जब राज्य मंत्री भी केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति का जो उपाध्यक्ष रहता है या जो दूसरा जो पद देते हैं वो लोग, वो उसको राज्य मंत्री का दर्जा होता है, तो हमारा पर्यटन विभाग क्या करेगा? फिर अलग डिपार्टमेंट तो बनाना चाहिए ना, जो टोटल टूरिस्ट को ही देखे, धार्मिक पर्यटन को ही देखे। उसका और काम नहीं, उसमें कोई फंडिंग ना आए, कोई कुछ ना आए, पर्यटन विभाग पर्यटन का काम देखे। लेकिन जब हम 6 महीने की यात्रा करते हैं, माना चलो 6 महीने, हम तो कई सालों से कह रहे हैं कि इसको 12 महीने कर देनी चाहिए, लेकिन उसका भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है ना। एडवर्टाइजमेंट ऐसे अखबार को देंगे जिसको कोई नहीं पढ़ेगा। माना एडवर्टाइजमेंट तो पूरे देश में देना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कि उत्तराखंड की मैगजीन या उत्तराखंड अखबार या उत्तराखंड के चैनलों में देना पड़ेगा, वो टोटली पूरे देश में देना पड़ेगा। लेकिन किसको दें? ऐसे अखबारों को एडवर्टाइजमेंट जाता है जिसको कोई पढ़ता ही नहीं है। तो ये दुखद है और ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यात्रा पे बड़ी नजर रहती है। एक आम व्यक्ति जिसको 1,000 रुपए 1 महीने का मिल जाएगा तो उसका पूरा चलता है, उससे कोई मतलब नहीं कि उसको 1 लाख रुपए 1 महीने का मिलना चाहिए, उसकी भी दुकान चलती है। एक आम जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसकी भी यात्रा सीजन में जो उसके पास कुछ पैसा दिखाई देता है, उसका चेहरा खिला हुआ रहता है। हालांकि वो बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं रह जाता हो, जो रोटेशन जो पैसे घूमता है ना, जैसे मेरे पास आ गया तो मेरे से जगह जगह बंटेगा पैसा। तो जो पैसा राउंड में जाता है वो एक आम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है यात्रा सीजन के दौरान। लेकिन हमारे जो कर्णधार हैं, जो सत्ता को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि ठीक है उनको भी तो पैसा मिल रहा है ना, बढ़िया, तो वो व्यवस्थित करें इस काम को, जो अब तक हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये नौजवान हमारे यंग मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है वो करेंगे जरूर। ठीक है, नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर एक और सेंसिटिव मैटर है। जब हम बात करते हैं रोड की, स्वास्थ्य की, अन्य व्यवस्थाओं की, एक इकोलॉजी और एक पर्यावरण भी है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से पिछला कुछ समय जो है काफ़ी संवेदनशील रहा है, खासतौर पर पहाड़ी वाले इलाकों में जहाँ पर से चारधाम यात्रा रूट्स हैं, वहाँ पर भी इस तरीके से देखा गया है। और एक चीज़ और देखी गई कि जहाँ पर केदार घाटी है, वहाँ पर जो चॉपर्स चलते हैं कंटिन्यूसली, वहाँ पर आपके संवेदनशील जोन इसलिए है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स वहाँ पर हैं, आपका वाइल्ड लाइफ रिजर्व वहाँ पर है। ऐसे में उससे इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। क्या इस चीज़ पर भी आप लोग फोकस करेंगे? क्योंकि जब दुर्घटना घट जाती है उसके बाद कहा जाता है कि रिपोर्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा, क्या प्राइमरीली इस पर ध्यान दिया जाएगा? अब बिल्कुल दिया जाएगा दिव्या जी, सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है कि पहाड़ के विकास के साथ साथ इसके इकोसिस्टम पर कोई खतरा ना मंडराए। इसके लिए सरकार समय समय पर सर्वे कराती है, उस सर्वे के हिसाब से चलती है। कभी कभी विकास जरूरी होता है तो उसके साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी होता है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती है। और इसके लिए संस्थाएं भी हैं, एनजीटी है, दूसरी संस्थाएं हैं, जहाँ पर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वो लेकिन कई बार एनजीटी के भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है सर। नहीं, वो अब
जो एजेंसीज हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रशासन, लेकिन जो एजेंसीज हैं मनमाने नहीं, ढंग से काम तो कर रही उस पर हैं। फिर कानून भी आता है ऊपर में, वो नोटिस जाता है उनको सजाएं होती हैं, उन पर जुर्माना होता है, जिस प्रकार का जुर्म होता है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सभी चीज़ों का, हिमालय क्षेत्र है, बहुत सेंसिटिव जोन है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सरकार जब से और आपदाएं आई हैं उससे बहुत सतर्क है और उसके बाद सभी रिपोर्टों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बोतल ले जाने के लिए भी वहाँ पर 10 रुपया 20 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज इसलिए किया जाता है ताकि लोग प्लास्टिक की बोतल को वापस लाए। और जो भी कोई ले आए उसको, अगर मैं सपोज एक बोतल ले जा रहा हूँ पानी की अपने साथ, तो मेरे पर 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज होगा, लेकिन अगर मैं उस बोतल को वहीं छोड़ाया, कोई दूसरा व्यक्ति भी लाता है तो उसको 10 रुपया उसका मिलता है एक्स्ट्रा। ये एक मुहिम भी वहाँ पर चलाई गई ताकि प्लास्टिक वहाँ पर ना छूटे। तो सारी ही व्यवस्थाएं, सारे ही प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि हम उस पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा रखा जा सके। स्वच्छता पर भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है। तो स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं तो स्वच्छ उत्तराखंड होना चाहिए, देवभूमि स्वच्छता की ओर जानी चाहिए। और मेरा एक निवेदन है, पंचोली जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो कीमतें जो हैं, सामानों की कीमतें यात्रियों के लिए जो ज्यादा लगाई जाती है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। और ये हमारी निवेदन भी है, सरकार की तरफ से निवेदन है जनता को कि वो उचित रेटों पर ही सामान दें और मौके का फायदा न उठाया जाए, क्योंकि हमारी देवभूमि उत्तराखंड की एक कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कहें और हमारी एक इज्जत का भी सवाल होता है। अगर यहाँ से कोई बात गलत जाती है तो हमारे पूरे देवभूमि के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक काला धब्बा तो लगता है। और मैं समझता हूं कि सभी, जिस प्रकार से देवभूमि के प्रति सभी निवासियों का अगाध प्रेम है, भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ की धरती के हम रहने वाले हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और दुनिया में हमारी एक लोग पूजा ही करते हैं उत्तराखंड वासियों की, पाँव छुए जाते हैं। अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, उत्तर पश्चिम कहीं भी जाते हैं, तो उत्तराखंडियों को एक विशेष स्थान दिया जाता है हमारे 4 धामों की वजह से, हमारे देवभूमि की वजह से। तो उसकी गरिमा को हम बनाएं और अपने प्रदेश के लिए करें। और जिस प्रकार से हम दूसरे देशों का उदाहरण देखते हैं कि जापान का उदाहरण सुनते हैं दूसरी जगह, यही हम एक यहाँ से प्रस्तुत करें। और देवभूमि उत्तराखंड पूरे विश्व में एक जो है यात्रा में कैसे वहाँ पर सुविधाएं दी जाती है, लोग कितनी तन्मयता से सेवा करते हैं, अतिथि देवो भव की प्रेरणा को हम सीखें, उस श्लोक को हम जो है आत्मसात करें, उसको सार्थक करें। ये मेरी प्रार्थना जरूर रहेगी और सरकार की भी यही कोशिश है। और हम सब देवभूमि वासी जो हैं अपने जो अतिथि हैं उनका सम्मान करें और उनसे बहुत अच्छी तरह से पेश आएं ताकि वो अगली बार यहाँ पर आएं, क्योंकि हमारी आर्थिकी का 12-13 हज़ार करोड़ का ये पूरा बिजनेस होता है, व्यापार होता है, लोगों के घर चलते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों का ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस यात्रा को बहुत ही सुचारू रूप से चलाएं। और मुझे उम्मीद है कि देवभूमि के देवतुल्य जनता इस बात का विशेष ध्यान रखेगी। बिल्कुल, मैं इसी को आपका फाइनल कमेंट समझूंगी और मैं बाकी अन्य मेहमानों से भी फाइनल कमेंट लेती हूँ। आशीष नौटियाल जी, हमेशा आरोप कांग्रेस पर लगता है कि आप समय होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, एक पॉजिटिव विपक्षी भूमिका नहीं निभाते। क्या इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस से कि आप पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? निश्चित 2 महीने पहले ही हमने आपके चैनल के माध्यम से सरकार के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं, किस किस चीज में दिक्कतें आ सकती हैं, हमने उसके बारे में बताया है। और अभी आरोप नहीं लगाए, आरोप तो उसके बाद लगते हैं जब अव्यवस्थाएं होती हैं। तो सरकार निश्चित इन सब कामों को देखे, पार्किंग की व्यवस्था देखे, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था देखे कि रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है, उससे क्या फायदा मिलने वाला है, और ये चुबड़ी मन की बातें करना छोड़ के धरातल पर काम करना शुरू करे। और निश्चित जनता को फायदा मिलना चाहिए। हमारी ये देवभूमि है और देवभूमि के अंदर तो भगवान साक्षात विराजमान है। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया के मार्फत से, देखें हमारे तो लोगों को साक्षात देवता आ रहे हैं और वो लोगों को बड़ी बड़ी सब ऐसी बातें बता रहे हैं कि जो उनके जीवन को साक्षात होते भी हैं और लोग ये विश्वास भी मानते हैं। तो देवभूमि के अंदर हमें सच बोलना चाहिए और निश्चित ही जो भी आता है सच में उसको अतिथि देवो भव का जो मंत्र है जो हम बोलते हैं वो सब होना चाहिए। और निश्चित हम शुभकामनाएं देते हैं सरकार को, अच्छी व्यवस्थाएं हो और हमारे उत्तराखंड का नाम देश में, राज्य में, सब जगह बढ़े, विश्व में हमारा नाम बढ़े। हम इसके लिए सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, शांति प्रसाद भट्ट जी, फाइनल कमेंट। यही है, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए यात्रा शुभ रहे, सरकार व्यवस्थाएं सुदृढ़ करे और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कोई अनहोनी ना हो, यात्रा सफल हो, करोड़ों में यात्री यहाँ आए। ये उत्तराखंड के लिए शुभ है, देश के लिए शुभ है। अगर क्योंकि इस बार चुनाव हैं और जैसे कि बात निकल कर आ रही है, कई ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां जो है घरों में रख ली क्योंकि सरकार जबरन उनकी गाड़ियां यूज करती है, उनको पैसा नहीं मिलता। यदि ये चुनाव के समय पर ऐसी स्थिति बनी तो उत्तराखंड में गाड़ियां ढूंढ के नहीं मिलेंगी चुनाव के कारण और यात्रा बहुत प्रभावित होगी। ऐसा ना हो, सरकार इस ओर ध्यान दे
कि यदि किसी ड्राइवर की गाड़ी चुनाव में लगती है तो सरकार उसको एडवांस में उसको महीने भर का पैसा दे ताकि ड्राइवर को आर्थिक नुकसान ना हो। ये प्राय देखा जा रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। अव्यवस्थाएं सरकार की गलत नीतियों के कारण होती हैं। यदि सरकार नीतियां सही बनाएगी तो यात्रा सफल होगी, राज्य के अंदर समृद्धि आएगी, देश के अंदर इसका अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, फाइनल कमेंट सर। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ यात्रा तो यहाँ भारी मात्रा में होनी चाहिए क्योंकि उसमें लोगों का फ़ायदा होता है। और रही वो जो हमारे जो इन्वायरमेंट का सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम सब लोग आपस में मिलकर तय कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर आप जोशीमठ से बद्रीनाथ जाते हैं तो उन दिनों आपको 2000 रुपये किराया देना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करोगे। तो मजबूती का मतलब ये नहीं, हमारे पास टैक्सी यूनियन है, टैक्सियां बहुत ज़्यादा है, छोटी सड़क में छोटी गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने उसका जो मैकेनिज्म है उनके साथ हमने मैत्रीय व्यवहार नहीं किया है। हम उनको दोयम दर्जे का यूनियन समझते हैं। तो हमें ये करने की ज़रूरत है कि जो हमारा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत बढ़िया ढंग से मोटिवेट करने, मजबूत करने की ज़रूरत है। और हमारे पास टीजेएमओ है, यूजेएमओ है, केएमओ है, 3 ऐसी बड़ी यूनियन है हमारी ट्रांसपोर्ट की जो आज़ादी से पहले की है। तो उसको मजबूत किया जा सकता है, लेकिन कभी हमने डायलॉग नहीं किया उन लोगों से। और रही जो आपने एक बात और कही थी, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है। मैं लिखता भी बहुत ज़्यादा, मेरा विषय है वो कि जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था, मैं गौमुख गया और हमारे टीचर ने बोला बेटा यहाँ चिल्लाना मत। मुझे आज भी याद है। तो मैं बहुत क्रेजी रहा। तो क्लास में जैसे बैठा, मैंने कहा सर क्यों? उन्होंने कहा नहीं चिल्लाओगे तो ग्लेशियर टूट जाता है। तो जब हम आवाज से हमारा ग्लेशियर टूट जाता है तो जो चौपर जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं वहां पे कितना नुकसान होगा। अगर हम देवता के पास, भगवान के पास जा रहे हैं ना, तो चौपर में नहीं जाना चाहिए। वो आस्था नहीं है, वो तो आप सुविधा भोग रहे हैं वहां पर, थोड़ा कष्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, चारधाम यात्रा 2024 शुरू होने जा रही है, उसकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। चारों धामों के कपाट कब खुलेंगे ये तिथि घोषित हो चुकी है। सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें ले रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड था यात्रा का, वो कितना टूटता है और किस तरीके से व्यवस्थाएं और सुदृढ़ की जाती है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।